नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएस एकेडमी डेली आप लोगों के लिए चुनिंदा क्वेश्चन और आंसर लाता है करंट अफेयर्स के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो वॉच करें। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है या पसंद नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दें। अगर नकारात्मक हो तो नकारात्मक दें, सकारात्मक हो तो सकारात्मक दें, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक बार ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मुझे विश्वास है। और ये एमसीक्यू के माध्यम से नहीं होगा, ये विस्तृत होगा, टॉपिक वाइज होगा, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपको समझ में भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं आज 23 जून 2020 का करंट अफेयर्स। तो पहला टॉपिक है वो है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में अगर देखें, ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है कि जल जीवन मिशन जेजेएम के लिए वित्त पोषण की कमी को पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल नल कनेक्शन प्रदान करने की परियोजना के लिए 15वें वित्त आयोग से 82,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मांग की गई है। वर्तमान में केवल 18% घरों तक ही पेयजल नल कनेक्शन की पहुँच है, तो इसलिए चर्चा में है, क्योंकि इसकी 82,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है। तो देखेंगे जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में अगर हम बात करें, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन जेजेएम प्रारंभ किए जाने की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल को उपलब्ध कराना था। इसके तहत 2024 तक कार्यात्मक ग्रामीण नल कनेक्शन FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में देश के लगभग 17.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.3 करोड़ परिवारों के पास ही नल जल कनेक्शन की सुविधा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक शेष लगभग 14.6 करोड़ करोड़ परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है। ये परिवारों हैं, 14.6 करोड़ परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचा तैयार करना भी है। देखते हैं योजना की मुख्य चुनौतियां क्या हैं। तो मुख्य चुनौतियां ये बनती हैं कि उपलब्ध मात्रा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2050 तक उपलब्ध कुल पानी सभी क्षेत्रों में बढ़ती पानी की मांग को पूरा नहीं कर पाएगा। इसमें घरेलू क्षेत्र भी शामिल हैं। अगर पानी की मांग का प्रबंधन और पानी का कुशलता से उपयोग नहीं किया गया तो घरों तक पानी की आपूर्ति करने में समस्या पैदा होगी। और सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की व्यवस्था जो है, यह योजना न केवल घरों को पाइप नेटवर्क से जोड़ने के लिए है, बल्कि घरों में सुरक्षित और गुणवत्ता पानी की आपूर्ति करने के लिए है। यह मिशन पर्याप्त और बेहतर स्वच्छता की भी बात करता है। स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से लोगों तक सुरक्षित और सस्ता पानी पहुंचाना भी एक चुनौती होगी। और देखेंगे सुदूर गांवों तक पानी पहुंचाना। सुदूर गांवों तक पानी कैसे पहुंचेगा, तो इस संबंध में मुख्य कठिनाई उन ग्रामीण परिवारों और वंचित समूहों तक पानी पहुंचाने में आएगी जो सुदूर बाहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पाइप के जरिए पानी पहुंचाना और नेटवर्क का निर्माण करना महंगा होगा और टिकाऊ भी नहीं होगा। उनके लिए विकेंद्रीकृत समाधान की जरूरत है, न कि केंद्रीकृत नेटवर्क की। अगला देखते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें, यह टॉपिक हम लोग का दूसरा है। ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उत्तर पूर्व राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ आकांक्षी जिलों में कोविड-19 की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधा की समीक्षा की है। और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य सेवा की सुविधा के लिए विशेष रूप से संक्रामक रोगों के प्रबंधन संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित करने हेतु 90 करोड़ रुपए निवेश करने का भी निर्णय लिया गया है। क्या है आकांक्षी जिला कार्यक्रम? अगर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में अगर बात करें तो ये देश के कम विकसित क्षेत्र में
लोगों के जीवन में समयबद्ध तरीके से बदलाव लाने के लिए यह कार्यक्रम जनवरी 2018 में आरंभ किया गया था और भारत में यह परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु संस्थागित नीति आयोग द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है 115 सर्वाधिक पिछड़े जिलों का कायाकल्प करना है। दोस्तों वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, धैर्य से देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, इन जिलों में विशेष रूप से स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षण, कृषि और जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास पर ध्यान दिया जाना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य प्रयासों से प्रशासन संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। इन प्रयासों में दूरदर्शिता और जिला योजना, पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था, सभी पक्षों के प्रयासों में तालमेल और विभिन्न जिलों के बीच रैंकिंग आधारित प्रतियोगिता के माध्यम से उनमें विकास की इच्छा और तत्परता की भावना को जागृत करना है। तो देखते हैं लघु वनो उत्पाद MFP हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना। दोस्तों ये चर्चा में इसलिए है कि 16 राज्यों में लघु वनो उत्पाद माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP योजना के तहत चल रही सरकारी खरीद के अंतर्गत 79.42 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खरीद हुई है। इसके प्रमुख बिंदु के बारे में अगर हम बात करें तो लघु वनो उत्पाद MFP हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कुल खरीद सरकारी और निजी व्यापार दोनों 2000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, जिसने आदिवासियों के जीवन और आजीविका को भी बाधित किया है। यह योजना बहुत आवश्यक सिद्ध हुई है। हाल ही में क्या क्या उत्पाद किए गए हैं और इसमें और क्या शामिल किए गए हैं, अगर इसको देखें हम तो 26 मई 2020 को जनजातीय मामले के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स ने लघु वनो उत्पाद MFP हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजना के तहत 23 नए वस्तुओं को शामिल करने की भी सिफारिश की थी। इस योजना में शामिल कृषि और बागवानी उत्पाद आदिवासियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अप्रैल 2020 के बाद पिछले 2 महीनों से केंद्र सरकार धन योजना के माध्यम से राज्यों को एक उत्प्रेरक और सक्रिय भागीदारी साबित करने के लिए प्रेरित कर रही है। और योजना के अंतर्गत राज्यों की स्थिति अगर हम लोग देखें तो अंतर्गत छत्तीसगढ़ 52.80 करोड़ रुपए के जो 2270 मीट्रिक टन लघु वनो उत्पाद की खरीद के साथ प्रथम स्थान पर है। उड़ीसा और गुजरात ने क्रमशः 21.32 करोड़ रुपए की 9908 मीट्रिक टन लघु वनो उत्पाद और वनो उत्पाद में 1.61 करोड़ रुपए मूल्य की 155 मीट्रिक टन लघु वनो उत्पाद की खरीद की है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ अपने सराहनीय प्रयासों के माध्यम से एक चैंपियन राज्य के रूप में उभरा है और छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु वनो उत्पाद के हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजना के कार्यान्वयन में संपूर्ण प्रयास किए हैं। खरीद की व्यवस्था और प्रक्रिया जो है पूरे जिले में लागू है और छत्तीसगढ़ में 866 लघु वनो उत्पाद खरीद केंद्र में हैं। आगे देखते हैं योजना से लाभ क्या होगा। तो ऐसे परिदृश्य जो हमें लघु वनो उत्पाद MFP हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP योजना ने सभी राज्यों को एक अवसर प्रदान किया है। वन धन योजना के सफल क्रियान्वयन में 22 राज्यों में 3.6 लाख आदिवासी लाभार्थी शामिल हैं और वन धन की योजना जो है के तहत ट्राइफेड के साथ राज्यों के निरंतर जुड़ाव में लघु वनो उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के कार्यान्वयन ने उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। आदिवासी अर्थव्यवस्था में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद के साथ लघु वनो उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना आदिवासी पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन और आदिवासी लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में नेतृत्व कर सकती है। और अप्रैल जून के महीनों में लघु वन उत्पादों के संग्रह के मामले में अपने शिखर पर स्थित योजना सरकारी हस्तक्षेप और खरीद के बिना आदिवासियों के लिए लाभदायक नहीं हो पाती है। लघु वन उत्पादों से संबंधित दिशा निर्देशों में 1 मई 2020 को संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया था, जिसने कीमतों में 90% तक की वृद्धि की और इस तरह से आदिवासी समुदाय को उच्च आय प्रदान करने में मदद भी मिली। आगे देखते हैं कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। जो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये क्यों, ये चर्चा में क्यों है, अगर इसको देखें तो चर्चा में इसलिए है कि ग्रीष्मकालीन संक्रांति के साथ 21 जून 2020 को विश्व स्तर पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे का आयोजन किया गया है।
तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी, इसको अगर हम देखें तो 2015 में शुरुआत हुई थी। विश्व स्तर पर सर्वप्रथम 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। यह छठा अवसर है जब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन किया गया। और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति या मान्यता मिली। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व में योग को पहचान दिलाने एवं योग की महत्ता से विश्व को अवगत कराते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र में विश्व योग दिवस घोषित किया जाने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 123 सदस्यों की इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को रखा गया, जिसमें 177 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। तो 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है ये योग दिवस? तो भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिसके बाद 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कुछ शीघ्र उगता है और कुछ देर से ही डूबता है। भारतीय परंपरा में दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल समय माना जाता है। तो भारतीय परंपरा में दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल समय माना जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। देखते हैं योगा डे के बारे में। अगर तो वर्ष 2020 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम जो थी वो थी, ये थीम हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसकी थीम थी 2020 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गई है जो सेहत और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। क्या है ये योग और स्वास्थ्य से संबंध? तो दोस्तों, योग शब्द की उत्पत्ति जो ये संस्कृत भाषा से हुई है। इसके अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर एवं चेतना का मिलन या एकजुट होना। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। देखते हैं आयुष मंत्रालय एवं योग के बारे में। तो दोस्तों, वर्ष 2019 में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय द्वारा अपने कॉमन योग प्रोटोकॉल में यम, नियमाप, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंद, मुद्रा, सत्कर्म, युक्ताहार, मंत्र जाप, युक्ताकर्म जैसे लोकप्रिय योग साधना को सूचीबद्ध किया गया था। तो आयुष प्रोटोकॉल योग दिवस को फोल्डिंग हैंड लोगों के साथ वर्णित करता है। हाथों की यह मुद्रा सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन, मन एवं शरीर, मनुष्य एवं प्रकृति के बीच एक परिपूर्ण सामंजस्य, स्वास्थ्य कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है। लोगों में प्रयुक्त भूरे रंग के पत्ते, पृथ्वी तक हरे पत्ते, अग्नि तत्व के तथा नीला रंग सूर्य की ऊर्जा का, प्रेरणा के स्रोत का प्रतीक है। देखते हैं हमारे जीवन में योग के महत्व। दोस्तों, हमारे जीवन में योग का महत्व बहुत ज़्यादा है। योग को प्राचीन भारतीय कला के एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जीवन को सकारात्मक, ऊर्जावान बनाए रखने में योग का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से संपूर्ण विश्व त्रस्त है, ऐसे समय में भी लोग अनुलोम विलोम, प्राणायाम जैसी योग विधियों के माध्यम से अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो या फिर मानसिक तनाव, इन सभी को बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के ठीक करने में योग एक बेहतर विकल्प है, जिसे संपूर्ण विश्व द्वारा स्वीकारा जा रहा है। देखते हैं गुप्त मतदान प्रणाली। दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि गुप्त मतदान प्रणाली, अगर ज्ञात है तो ठीक है, अगर नहीं ज्ञात है तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि गुप्त मतदान का सिद्धांत जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को आधारशिला है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी भी लोकतंत्र में गुप्त मतदान प्रणाली यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि मतदाता का चुनाव पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तो सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद आया है, जिसमें 25 अक्टूबर 2018 को प्रयागराज जिला की बैठक के निर्णय को रद्द कर दिया गया था, जिसमें पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध हुए मतदान के दौरान निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया, जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी जांच में पाया था कि पंचायत के कुछ सदस्यों ने मतदान की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किया था। उच्च न्यायालय के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं का तर्क सर्वोच्च न्यायालय के अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया था कि मतपत्रों की गोपनीयता का सिद्धांत एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है और इस विषयाधिकार की स्वैच्छिक छूट अनुज्ञेय है। याचिकाकर्ताओं ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 94 का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाताओं का स्वैच्छिक रूप से मतपत्र की गोपनीयता के विषयाधिकार को छोड़ सकता है। इस प्रकार मतदाता को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आया। तो मतपत्रों की गोपनीयता का सिद्धांत संवैधानिक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण शर्त है, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के उद्देश्यों की प्राप्ति में काफ़ी लाभदायक है। न्यायालय के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 94 मतदाता के पक्ष में एक विषय अधिकार का प्रावधान करती है, जिसके तहत कोई भी उसे यह खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि उसने किसके पक्ष में मतदान किया था, किंतु तब यह विषय अधिकार समाप्त हो जाता है जब मतदाता विषय अधिकार का प्रयोग न करने का फैसला करता है और स्वयं ही इस बात का खुलासा करता है कि उसने किसके पक्ष में मतदान किया है। तो गुप्त मतदान प्रणाली अगर हम देखें तो गुप्त मतदान प्रणाली का एक अभिप्राय मतदान की उस विधि से होता है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी मत गुप्त रूप से डाले जाएं, ताकि मतदाता किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित न हो और मतदान के समय किसी को भी यह ज्ञात न हो कि विशिष्ट मतदाता ने किसे वोट दिया है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि गुप्त मतदान पद्धति है जिसमें मतदाता की पसंद गोपनीय होती है। भारत में गुप्त मतदान की शुरुआत वर्ष 1951 में पेपर बैलेट के साथ हुई थी। देखते हैं गुप्त मतदान प्रणाली का महत्व। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक प्रणाली जिसमें चुनाव अभियानों के दौरान धन और बाहुबल का प्रयोग एक आम बात हो गई है, गुप्त मतदान प्रणाली उन लोगों के लिए एकमात्र रास्ता होता है जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक हैं। गुप्त मतदान धन और बल की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है कि कई बार राजनेताओं द्वारा एक विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं को मजबूर किया जा सकता है और उन्हें धमकी भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, यदि ऐसा नहीं होता है कि तो उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार मतपत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक मतदाता किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। देखते हैं भारत में गुप्त मतदान प्रणाली से संबंधित समस्याएं क्या होंगी। तो चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम में 59A में यह निर्धारित किया गया था कि मतगणना शुरू होने से पूर्व विभिन्न बूथों से आए पेपर मतपत्र मतगणना केंद्रों पर बड़े पैमाने पर एक साथ मिला दिए जाएंगे, जिससे किसी एक विशिष्ट बूथ से संबंधित सूचना प्राप्त करना संभव नहीं था। किंतु वर्ष 2008 से ईवीएम की शुरुआत के साथ ही इस तरह का भौतिक मिश्रण संभव नहीं था, अतः बूथ स्तरीय डेटा प्राप्त करना अपेक्षाकृत काफ़ी आसान हो गया। उल्लेखनीय है कि 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर चुनाव में टोटलाइजर मशीन के उपयोग का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया था, जिससे मतपत्र की गोपनीयता बनी रहती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बिना सुनवाई किए ही इस याचिका को खारिज कर दिया कि टोटलाइजर मशीन मतगणना के समय एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी ईवीएमएस से प्राप्त मतों को एक साथ मिला देती है। आगे देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों, आप लोगों को अगर ज्ञात है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, नहीं तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आप इसके बारे में समझ भी सकते हैं। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है सांसदों की पर्याप्त रुचि के अभाव तथा धन की कमी से प्रभावित हो रही है। इसके प्रमुख बिंदु अगर देखें तो यह अध्ययन 5वें सामान्य समीक्षा मिशन कॉमन रिव्यू मिशन के एक भाग के रूप में किया गया है। सामान्य समीक्षा मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करने का कार्य करता है। इस अध्ययन टीम में सेवानिवृत्त नौकरशाह, शिक्षाविद और विभिन्न अनुसंधान संगठनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय निर्माण के हिस्से के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचनों में एक आदर्श ग्राम योजना को विकसित करना है। तत्पश्चात वर्ष 2019 तक 3 और वर्ष 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना था। योजना के लाभ की बात अगर करें
तो इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक आदर्श ग्राम का विकास करना था, ताकि निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें। इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामों को कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सशक्त बनाना था। योजना के तहत गतिविधियां की अगर बात करें तो इस योजना में शुरुआत में कुछ महीने के बाद से ही संसद के सदस्यों की भागीदारी में कमी देखी गई है। अब तक योजना के 5 चरणों के तहत केवल 1855 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिसमें 5वें चरणों में केवल 7 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। देखते हैं अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष। तो ये बनते हैं कि अध्ययन के अनुसार योजना का वर्तमान प्रारूप वंचित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तथा ग्रामीण अवसंरचना पर इस योजना का कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव भी दिखाई नहीं देता है। अनेक क्षेत्रों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत आवंटित निधि का भी बहुत कम उपयोग किया गया है और अनेक ग्राम पंचायतों के अवसंरचना कार्य धन की कमी से जूझ रहे हैं। यह विडंबना है कि अभी तक अनेक ग्राम जिनका आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है, उन्हें अभी तक खुले में ही शौच मुक्त घोषित नहीं किया गया है। दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में MPLAD तथा मनरेगा योजना का अभिकरण सेगी योजना के साथ किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार का अभिसरण देखने को नहीं मिलता। आगे की राह की अगर बात करें तो योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना न केवल ग्रामीण विकास के अवसर को प्रदान करती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। इसलिए वर्तमान समय में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि ग्रामीण विकास की नवीन योजनाओं की परिकल्पना के साथ ही उनके क्रियान्वयन पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए। तो देखते हैं आगे का टॉपिक है, आगे का प्रश्न है, पोखरण में कुम्हारों के सशक्तिकरण का प्रयास। दोस्तों, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने पोखरण की एक समय सबसे प्रसिद्ध रही बर्तनों की कला की पुनर्प्राप्ति तथा कुम्हारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास प्रारंभ किए जा रहे हैं। पोखरण में कुम्हारों के परिवारों को इलेक्ट्रिक वाटर चाकों का वितरण भी किया गया है। इलेक्ट्रिक चाकों के अलावा केविक ने 10 कुम्हारों के समूह में 18 अनुश्रमिक मशीनों का भी वितरण किया है। अनुश्रमिक मशीनों का इस्तेमाल मिट्टी को मिलाने के लिए किया जाता है। यह मिशन केवल 8 घंटे में 800 किलो मिट्टी को कीचड़ में बदल सकती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए 800 किलो मिट्टी तैयार करने में लगभग 5 दिन समय लगता है। दोस्तों, केविक ने गांव में 355 प्रत्यक्ष रोजगार का भी सृजन किया है। केविक द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उद्देश्य कुम्हारों को सशक्त बनाना और स्वरोजगार का सृजन करना और मृत्युपाय हो रही है कि मिट्टी के बर्तनों की कला को पुनर्जीवित करना है। इसके अलावा इस गांव के कुम्हार को कुम्हार सशक्तिकरण योजना से भी जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में राजस्थान के कई जिले जैसे जयपुर, कोटा, झालावाड़, श्रीनगर सहित 1 दर्जन से अधिक जिलों को लाभ प्राप्त हुआ है। केविक अध्यक्ष द्वारा राजस्थान में केविक के राज्य निदेशक को बाड़मेर और जैसलमेर में रेलवे स्टेशन पर मिट्टी के बर्तनों के उत्पादों का विपणन करने में सहायता प्रदान की जा रही है। 400 रेलवे स्टेशनों पर केवल मिट्टी टेराकोटा के बर्तनों में खाद्य पदार्थ की बिक्री होती है, जिनमें से राजस्थान के 2 जैसलमेर और बाड़मेर शामिल हैं। दोनों प्रमुख रेल मार्ग पोखरण के सबसे नज़दीक है। केविक की राज्य इकाई इन शहरों में पर्यटकों के उच्च स्तर को देखते हुए इन रेलवे स्टेशन पर अपने मिट्टी के बर्तनों की बिक्री कुम्हार सशक्तिकरण योजना। तो केविक द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना और बिहार जैसे राज्यों के कई दूर दराज इलाकों में कुम्हार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। कुम्हार सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य कुम्हार समुदाय को मुख्य धारा में वापस लेकर आना। इस योजना के अंतर्गत केविक जो द्वारा बर्तनों के उत्पाद का निर्माण करने के लिए उपयुक्त मिट्टी को मिलाने के लिए अनुश्रमिक मशीनों और पग मिल्स जैसे उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इन मशीनों ने मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाले कठिन परिश्रम को भी समाप्त कर दिया है और इसके कारण कुम्हारों की आय जो है 7 से 8 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आगे देखते हैं कुम्हारों के सशक्तिकरण की आवश्यकता। आगे देखते हैं कुम्हारों के सशक्तिकरण की आवश्यकता जो है। पोखरण में 300 से अधिक कुम्हार परिवार को रहते हैं जो कई दशकों से मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन काम में कठिन परिश्रम और बाजार का समर्थन नहीं मिलने के कारण कुम्हारों ने अन्य रास्तों को तलाश करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आगे की राह की अगर बात करें तो पोखरण, जहां पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था
अब तक केवल वो परमाणु परीक्षण के स्थल के रूप में जाना जाता था, लेकिन बहुत जल्द ही उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी इसकी पहचान बनेगा। तो देखते हैं कुम्हारों को आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करना, उन्हें समाज के साथ जोड़ने और उनकी कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास। देखते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग। यह खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सर्वाधिक निकाय है। यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक मुख्य संस्था है। इसके उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक उद्देश्य रोजगार देना, आर्थिक उद्देश्य बिक्री योग्य वस्तु को उत्पादन करना, और व्यापक उद्देश्य की बात करें तो गरीबी और आत्मनिर्भर बनना एवं एक मजबूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करना। व्यापार परिदृश्य में सुधार के लिए आवश्यक कदम। ये चर्चा में किस लिए है? तो इसलिए है कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत के व्यापार परिदृश्य को आसान बनाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक उपायों की पहचान की है, ताकि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सके। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापार सुगमता सूचकांक की अगर बात करें तो विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक जो है ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी देश के व्यापार परिदृश्य की सुगमता को मापता है। और व्यापार सुगमता सूचकांक में व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट, विद्युत संपत्ति का पंजीकरण, ऋण उपलब्धता, अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, करों का भुगतान करना, सीमा पार व्यापार अनुबंध लागू करना, दिवालियापन होने पर समाधान आदि मानक शामिल हैं इसमें। दोस्तों, भारत की रैंकिंग में सुधार की अगर बात करें तो विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है। सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत पिछले 5 वर्ष मतलब 2014 से 19 में व्यापार सुगमता सूचकांक में अपनी रैंकिंग में 79 पायदानों से का दोस्तों मलिहाबाद दशहरी आम की बिक्री में भौगोलिक संकेतक अथवा GI टैग के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ने आम की अन्य किस्मों जैसे गौरजित, बनारसी लंगड़ा, चौसा तथा रटौल आदि के लिए GI टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि आम की इन किस्मों को आगामी समय में GI टैग प्राप्त हो जाता है तो इससे इनके लिए एक विशिष्ट बाजार के निर्माण में मदद मिलेगी और GI टैग प्राप्त करने के पश्चात इस प्रकार की किस्मों के आम उत्पादों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिल सकेंगी और अन्य क्षेत्रों के किसान किस्म के नाम का दुरुपयोग कर अपनी फसल का विपणन नहीं कर सकेंगे। मलिहाबादी दशहरी आम को सितंबर 2009 में GI टैग प्राप्त हुआ था। एक भौगोलिक संकेतक अथवा GI टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएं एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है। GI टैग प्राप्त करने का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार अधिकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त इस उत्पाद के प्रसिद्ध नाम का उपयोग नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, देखते हैं मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के बारे में। तो यह भारत सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम मनरेगा के तर्ज पर झारखंड सरकार भी इसी शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिवसीय रोजगार योजना लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जहां एक और मनरेगा का मुख्य लक्ष्य अकुशल श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। वहीं इसके विपरीत झारखंड सरकार की इस योजना में मुख्य रूप में से शहरी गरीबों को लक्षित किया गया है। शहरी गरीबी के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए उद्देश्य शुरू की जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना रखा जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के साथ ही शहरी गरीबी के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का दूसरा राज्य बन जाएगा, जबकि इससे पूर्व केवल केरल सरकार द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। ज्ञात है कि केरल में अयनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। संबंधित सूचना के अनुसार मनरेगा के समान झारखंड की इस योजना में भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। यह योजना शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित की जाएगी। विभिन्न विशेषज्ञों ने झारखंड सरकार की इस योजना को प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योजना बताया है। देखते हैं विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के बारे में। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का आयोजन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के
महत्व और उसकी प्रासंगिक को रेखांकित करना है। हाइड्रोग्राफी का अभिप्राय विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है। यह उसका वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों आदि को मापने के साथ साथ आगामी समय में इनमें आने वाले विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या की जाती है। और ध्यातव्य कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के अभाव में जहाज़ों या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए नेविगेशन काफ़ी कठिन हो जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के मोनाको स्थित अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर मनाया जाता है। यह दिवस सर्वप्रथम वर्ष 2006 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का थीम रहा स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करती हाइड्रोग्राफी रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन वर्ष 1921 में गठित एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व के सभी समुद्र, महासागरों और नौगम्य जल क्षेत्रों के सर्वेक्षण का कार्य करता है। देखते हैं विश्व संगीत दिवस के बारे में तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। विश्व संगीत दिवस सर्वप्रथम 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया था। इस दिवस का आयोजन की कल्पना अगर सर्वप्रथम वर्ष 1981 में फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री द्वारा की गई थी। तभी से इस दिन को प्रत्येक वर्ष विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत समेत विश्व के तमाम देशों में इस अवसर पर जगह जगह संगीत प्रतियोगिताएं और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्तमान समय में संगीत एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक द्वारा व्यक्ति को मानसिक रोगों एवं व्याधियों से मुक्ति प्रदान करने के लिए किया जा रहा है कि एक कैरियर के रूप में भी संगीत का क्षेत्र असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और मौजूदा समय में भी विभिन्न युवा संगीत को अपना रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें और ऐसे ही जानकारी से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे इस वीडियो को देखिए। अगर कोई भी सजेशन होता है तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। तब तक के लिए